बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स, जो हमारा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है, इसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक नई डॉक्यूमेंट्री इस्लाम और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा, ये हमने अपलोड कर दिया, आप इसे जाकर ज़रूर देखें। व्यूअर्स, आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने एक वार्निंग जारी की है पार्टी के तमाम लोगों के लिए, ऑपरेशन बंद करो वरना। और अलीमा खान, आप जाकर बताएं कि ये इमरान खान का पैगाम है। ये किसको जाकर बताना है अलीमा खान ने, और क्या हदायत जारी की गई इमरान खान की तरफ से? आज जो मुलाकात हुई है अलीमा खान से, इसकी तफसील व्यूअर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। और जेल से आने वाला पैगाम ये कैसे साबित हो कि ये इमरान खान का है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे, क्योंकि पीटीआई के अंदर कुछ आवाज़ें उठ रही हैं। और अब इमरान खान का पैगाम फ़र्द वाहिद अगर मिलकर आया और उसे इमरान खान से मंसूब किया गया तो इस पैगाम के साथ क्या सलूक किया जाएगा, इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस डिशेस के अंदर। और फिर तोशाखाना 2 में जो समात हुई, जाली ट्रायल के कई घंटे, वकला को अडयाला जेल के दरवाजे पर रोक लिया गया, क्यों रोका, और जो अली एजाज बुटर हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे। और फिर बैरिस्टर गौहर के तैयब बलोच के पास जाने के हवाले से पार्टी में क्या बातें हो रही हैं। और अली अमीन गंडापुर को आज सोशल मीडिया पे लोग ढूंढ रहे थे, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ उनका पासपोर्ट ब्लॉक हो गया है, वजह क्या बनी ये भी आपको बताएंगे। और फिर ओहदों की बंदर बांट, एक बंदा 7 करोड़ का सवाल लेकर मैदान में आ गया। ये पंजाब में जी वाकया पेश आया है, ये बंदा कौन है और किसने किससे ओहदा मांगा। और फिर बहरिया टाउन में अयाज सादिक साहब, क्या इनका कोई ताल्लुक है ये भी आपको बताएंगे। और फिर मरीम नवाज का जो दौरा है जलालपुर का, जलालपुर पीरवाला का, वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं। और इसके साथ साथ शराय भुट्टो बह गई पानी में और इनकी सरकार कब इस सैलाब के पानी में बहेगी, व्यूअर्स इसका भी एक जायजा आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिश के। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है वो है अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात। इस मुलाकात के अंदर केपी के हवाले से इंतहाई अहम फैसले किए गए और आने वाले दिनों के अंदर सेनेट की कमेटियों से इस्तीफों की हिदायत भी आ गई है। अलीमा खान ये कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एमएनएस और एमपीएस को इमरान खान ने ये इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं कि आपने मिलकर ऑपरेशन को रोकने के लिए कोशिश शुरू कर दें। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की वजह से इमरान खान बहुत परेशान है और इमरान खान कहते हैं कि ये ऑपरेशन रोका जाए। एएनपी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन किया। अब भी ऑपरेशन का मकसद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, यानी इनको ख़त्म करना। अगर कोई समझता है ना कि ये तालिबान के खिलाफ या बाकी लोगों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, याद रखिएगा कि जब आप इन इलाकों में जाते हैं और जो लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए, वो अपने घर बार छोड़कर इन इलाकों से बाहर आ रहे हैं। एक नफरत फैल रही है और जितनी नफरत उन लोगों के लिए दहशतगर्द हैं, उतनी ही नफरत उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इजाजत दी इस ऑपरेशन की। एएनपी का सफाया केपी में से जिस तरीके से किया गया कि लोग उनको भूल गए, उसके पीछे वो ऑपरेशन था, वो ड्रोन हमले थे, कबायली इलाके के लोगों को उनके हकूक ना देना। ये पूरी एक सिलसिला है, एक कड़ी है जो आज इमरान खान के खिलाफ और उनकी जमात के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। व्यूअर्स, एमएनएस एमपीएस क्या इस ऑपरेशन को रोकने के लिए मैदान में आएंगे? अली अमीन गंडापुर और उनकी जमात का एक जो तर्जुमान वो ये कहता है कि जनाब कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। और अब ये सवाल पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे भी इनसे पूछा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लोग इन इलाकों में से वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि टैंक्स और बाकी जो फोर्सेस हैं वो इन इलाकों में जा रही हैं। जब तक लोगों को टेबल पर बिठाकर एतमाद नहीं दिया जाता और फिर इसका कोई पॉलिटिकल हल नहीं निकलेगा, ये ऑपरेशन आप चाहे 50,000 ऑपरेशन कर लें, सर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरी चीज इमरान खान ने क्या कही, वही कहते हैं कि मुल्क में एंटी तालिबान लॉबी को खुश करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अफगान महाजरीन के साथ जुल्म हो रहा है, धक्के देकर निकाला गया। मुसलमान का भाई है, क्या आप अपने भाइयों के साथ ऐसे उनको बेघर करेंगे? इमरान खान इस वजह से बहुत दुखी है और उन्होंने इसका बरमला इजहार आज अलीमा खान के साथ किया। व्यूअर्स, एक जो दूसरी बात जो इमरान खान ने इस हवाले से कायमा कमेटी के इस्तीफों का जो मामला उनके सामने रखा गया, यहां पर भी कुछ अभाम था, लेकिन आज इसे भी खान साहब ने क्लियर कर दिया कि इस हुकूमत को तहरीक इंसाफ किसी सूरत में लेजिटिमेसी नहीं देगी। मैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से मुस्ताफ़ी होने वाले तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। 9 मई की सजाओं वाली सीटों पर इलेक्शन ना लड़ने का फैसला भी लेजिटिमेसी ना देने की वजह से किया है। अगर आप
इन सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार जो थे वो उतारते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उन अदालतों के फैसले को कबूल कर लिया। कल बड़ी ढिठाई के साथ जो एजाज चौधरी साहब है उनकी सीट पर राना सनाउल्लाह साहब आकर बैठ गए हैं और अभी फैसला आना बाकी है, अभी इनकी सजाओं को चैलेंज किया जाएगा। लेकिन जल्दी इतनी थी, इस कुर्सी को खाली किया गया, उस कुर्सी को खाली करने के बाद एक नए बंदे को लाकर बिठा दिया गया। हालांकि होना ये चाहिए था कि जब तक ये जो सज़ा की फाइनलिटी है, आपके पास अपील का एक पूरा अमल मौजूद है और जब तक ये पूरा नहीं होता आप इस सीट को खाली रखते। लेकिन जल्दी इतनी थी, जो 9 मई में सज़ा पाने वाले MNAs MPs हैं उनकी सीटों को भी खाली किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जो था वो तैयार किया हुआ था, इधर से नाहल किया जाता है, उधर से सज़ा हुई। तो ये पूरा एक प्लानिंग के तहत सारा काम हो रहा है और अगर आप उन नशिस्तों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी उस अमल का हिस्सा बन गए हैं। खान साहब ये भी कहते हैं कि अभी सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और इसके बाद प्लान ऑफ एक्शन मैं आपको दूंगा। किधर गया वो कमिश्नर रावलपिंडी जिसने कहा था कि तहरीक इंसाफ 50 हज़ार वोटों से जीत रही थी लेकिन हमने हरा दिया। उन्होंने कहा कि लियाकत चट्ठा का दिमाग ख़राब हो गया है, इस दिमाग ही ख़राब होना था क्योंकि इसका ज़मीर जाग गया और आज वो कहाँ है, मीडिया सवाल क्यों नहीं करता। सर हम सवाल कर रहे हैं और मैं आपको पिछले कई महीनों से बार बार याद करवाता हूं। वो क्यों याद करवा रहा था? मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब हमारा वीलॉग देखते हैं जेल में, गो कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो उनकी बातें हैं ये बातें आप तमाम दोस्तों से मैं पिछले कई महीनों से कर रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, याद रखिएगा, इसमें जितने भी लोग आपको नजर आते हैं ये सारे रॉन्ग नंबर्स हैं। और मैं आपको ये बात आज की नहीं कह रहा, 8 फरवरी के बाद जब इनको बहुत जल्दी थी ना कुर्सियों पर बैठने की, बहुत सारे लोग हमसे नाराज हो गए और मैं अक्सर देखता हूं कमेंट अप करके ना आहिस्ता आहिस्ता वो ऑडियंस भी वापस आ रही है। ये बातें मैं आपके साथ करता रहा कि तहरीक इंसाफ के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान की आवाम ने वोट की ताकत से आपको फराहम की। मुल्क के अंदर इंकलाब आ सकता था अगर आप डट जाते, खड़े हो जाते। ये 26वीं तरमीम, ये निजाम जो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हुआ, तमाम इदारों को इन्होंने अपने काबू में कर लिया, सर कर लिया। यहां पर अपने जो प्रॉक्सीज थी उनको लाकर बिठा दिया। ये सर कुछ नहीं होना था अगर आप कमिश्नर रावलपिंडी के साथ खड़े हो जाते, अगर आप उसी तरह का जुलूस निकालते, एहतजाज करते जिस तरह KP से लोग निकले और इस बंदे को जिसका नाम लियाकत चट्ठा है इसको अपनी तहवील में ले लेते। सर ये मुराद सईद एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी, इनको भी तो आपने छुपा के रखा हुआ है। अगर लियाकत चट्ठा को भी अपनी तहवील में लेकर उसके बयानात जारी करवाए जाते और पाकिस्तान की किसी अदालत में आप इसे सरेंडर करवाते तो आज सर ये हालात नहीं थे। ये चाहते ही नहीं थे कि इमरान खान को जो जीत पाकिस्तान की अवाम की वोट की ताकत से मिली, इसे जो है इसके ऊपर मोहर लग सके। ये सिर्फ और सिर्फ एक खेल खेला जा रहा था। आज खान साहब भी वही बातें कर रहे हैं कि पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ा। खान साहब इन्होंने पिछले 1-1.5 बरस में 8 फरवरी के बाद जिस दिन उस बंदे का ये जो स्टेटमेंट जारी हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। हमें सुनाया जाता है बैरिस्टर गौहर इनके जो आसपास हवारी फिरते हैं कि जनाब बैरिस्टर गौहर को छेड़ा नहीं जा सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं छेड़ा जा सकता, इनको हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि इनका नाम इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ है। भाईजान कौन सा इलेक्शन कमीशन और कौन सा निजाम और कौन सी प्रोसेस की आप बात करते हैं। अगर बैरिस्टर गौहर जो इलेक्शन कमीशन को संभाल के बैठे थे तो सर ये आपकी कारकर्दगी है। आप एक लियाकत चट्ठा को तहफ्फुज फराहम नहीं कर सके। अगर इस मुल्क के अंदर मुराद सईद जो जिनके ऊपर इमरान खान ने उनके हवाले से ट्वीट भी किया, अगर इमरान खान उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं और वो साइड पे हैं, अंडरग्राउंड हो गए, तो लियाकत चट्ठा को भी अंडरग्राउंड किया जा सकता था और इसे आप अपनी ताकत बनाते, सड़कों पे आते और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक एहतजाज जो है एक तहरीक चल सकती थी। लेकिन ये सब सोए हुए थे। पहले मैं कहता था कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोया हुआ महल है। ये PTI भी सर एक तरह से इसी सोए हुए महल का हिस्सा है। इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बर्बाद कर दिया। इमरान खान की जो जमात थी जो इमरान खान के नाम से बनी है और इमरान खान जो कुर्बानी दे रहा है, ये इस कुर्बानी की रोजाना की बुनियाद पर कीमत लगाते हैं। तो अहमद चट्ठा जिसका जिक्र आज इमरान खान ने किया ना, तो सर हम पिछले कई महीनों से आपके सामने ये हकायक रख रहे हैं कि ढूंढो लियाकत चट्ठा को, सवाल उठाओ और अभी भी वक्त है कि अदालतों का दरवाजा खटखटाएं और पूछे कि लियाकत चट्ठा इस वक्त कहां है। उसके घर वालों को तलाश करें, उसके खानदान वालों को तलाश करें। ये कैसे मुमकिन है कि पिंडी का जो कमिश्नर है वो गायब हो जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो मीडिया पे सहाफी बैठे हैं उनमें से कोई भी बात नहीं करता। फिर एक और जो बात खान साहब ने कही कि 9 मई करवाया और 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाने वाले क्या चाहते थे, एक बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ को क्रश करना।
اور جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. 8 فروری کو پاکستان کی عوام نکلی, قوم نے نکل کر منصوبہ یہ ناکام بنایا اور انہیں 9 فروری کو مینڈیٹ چوری کرنا پڑا. تو سر ڈھونڈیں لیاقت چٹھا کو کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے. خان صاحب نے ایک اور بھی بات کہی کہ 9 مئی ہوا, انہوں نے راتوں رات کیسے نشاندہی کر دی اور 10,000 افراد گرفتار کر لیے گئے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 9 مئی ایک پری پلان تھا. جنہوں نے CCTV چرائی انہوں نے ہی 9 مئی کروایا. دیکھیں سر, آپ پاکستان میں کسی بھی کنٹرولمنٹ میں داخل ہوتے ہیں نا, تو وہاں پر ایک پورا ایک نظام ہے. بنا اسے نظام چیکنگ ہوتی ہے, کیمرے لگے ہیں, 6 کیمرے آپ کے چہرے پر لگا دیے جاتے ہیں. جب یہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے, کوئی تھا کہنے والا کہ یار پیچھے ہٹو, خبردار تم آگے بڑھے, اور لوگوں کو روکا جا سکتا تھا. لیکن لوگوں کو روکا نہیں گیا. کیوں نہیں روکا گیا؟ CCTV فوٹیج اس بات کا تعین کرے گی کہ بات کیسے اس حد تک پہنچ گئی کہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہو گئے. میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دوں, جو خان صاحب کی آج گفتگو تھی بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو تھی, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ پچھلے کئی مہینوں سے کر رہا ہوں, آج عمران خان نے ان باتوں کو دہرایا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ویلاگز ریگولر سنتے ہیں. اور ایک بات انہوں نے اور کہی کہ پاکستان ٹوٹنے پر تحفظات کے لیے حمود الرحمان کمیشن بنا, جس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ جنرل یحییٰ خان نے غیر قانونی اقدامات کیے تاکہ اپنے اقتدار کو طوالت دے سکے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا اور شیخ مجیب الرحمان کا اقتدار ان سے چھینا گیا. اب ایک مکالمہ ہوا ہے علیمہ بی بی اور خان صاحب کے درمیان. خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ عمران خان, آپ ان کو بتاتی نہیں ہو کہ عمران خان کا میسج ہے, چونکہ جو خان صاحب میسج بھیج رہے ہیں نا, اسے باہر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا ہے. اس تناظر میں یہ مکالمہ ہوا کہ علیمہ آپ ان کو بتاتی نہیں ہو کہ یہ عمران خان کا میسج ہے. تو اس پہ علیمہ خان نے کہا کہ میں ان کو بتاتی ہوں کہ عمران خان کا میسج ہے, تو پھر یہ تم پر اٹیک کیوں کر رہے ہیں تاکہ میں آپ کا میسج نہ دے سکوں. اب یہ پرابلم یہ ہے نا کہ خان صاحب کی بات جب باہر آتی ہے تو علیمہ خان لے کر آئیں گی, ہم اس پہ یقین کرتے ہیں, قوم یقین کرتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس پیغام کو روکا جائے. ایک تو ملاقاتیں ختم کر دی, اور پولیس کے ذریعے علیمہ خان پر چڑھائی کی جاتی ہے, ان کو راستے میں روک لیا جاتا ہے, کیسز اور مقدمات جس کا وہ سامنا کر رہی ہیں. پھر ایک اور طریقہ نکالا, بیٹوں کو پکڑ لو, ان کے اوپر مقدمات بنا دیے گئے. تو یہ پیغام تھا عمران خان کا, جسے روکنا مقصد ہے, جس سے ساری کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. جب پیغام عمران خان کا فلٹر ہو کر باہر آئے گا اور لوگ اپنی مرضی کا پیغام اسے بنا کر, توڑ کر, مروڑ کر آپ کے سامنے پیش کریں گے نا, تو پھر کوئی اس پہ یقین نہیں کرے گا اور دوسرے قبیلے والوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو خانہ بدوش ہیں یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور خان صاحب سے اسٹریٹجی منسوب کر کے ہمارے سامنے رکھ دی جاتی ہے. اب دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی, سیاسی کمیٹی میں بڑی تفصیل سے اس پہ بات ہوئی ہے, لوگوں نے ریزرویشنز شو کی. اور ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ 3 لوگ نامنیٹ کر دیے جائیں, جن کے ذریعے جب پیغام باہر آئے گا تو اسے ہی عمران خان کا فائنل پیغام سمجھا جائے. جب کوئی فرد واحد اندر سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ خان صاحب نے آج یہ بات کہی, تو اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا, چونکہ اس کی کنفرمیشن عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو بہنیں, جو میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بہنوں کے پیغام کو آپ نے سننا ہے, اسی لیے ان کو تکلیف یہ ہے چونکہ نہ ان کا سیاست میں کوئی سٹیک, نہ ان کا اقتدار میں آنے کی خواہش, نہ کوئی اور سلسلہ, صرف ایک مقصد ہے اور ایک مقدمہ ہے, وہ قیدی نمبر 804 کی رہائی کا مقدمہ ہے. اور اس کے لیے بہنیں میدان میں موجود ہیں. کل میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ لوگ آ کر دیکھتے ہیں. میری کل کسی سے اڈیالہ جیل کے باہر ایک صاحب تھے, ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے ہمارا جو پبلک نمبر ہے اس پہ انہوں نے فون کیا. انہوں نے کہا کہ میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ عمران خان کی بہنیں کیسی ہیں اور وہ کس طرح سے اس فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہیں. تو کل میں نے جو بات کہی تھی نا کہ لوگ جا کر چیک کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کو نہیں سن سکتے تو ہم جا کے اس کی بہن کو سنیں, کیونکہ اس کے لہجے میں عمران خان بولتا ہے. ویورز, ایک خبر اور بھی افسوسناک یہ ہے کہ بشرا بی بی کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور درخواست ڈال دی گئی ہے, ان کے فوری چیک اپ کی ضرورت ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس درخواست کو تسلیم کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. آج اڈیالہ کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد جی پہنچی ہے. یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں, ان لوگوں کا نام لینا تو شاید آسان نہیں ہوگا کیونکہ ہم انہیں نہیں جانتے, لیکن ایک بڑی تعداد ورکرز کی پہنچی ہے. اور وہاں پہ جو سب سے اہم سوال یہ کیا گیا, ایک تو گرفتاریاں ہوئی کہ علی امین گھنٹا پور کہاں ہے اور وہ کیوں غائب ہے. لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ علی امین گھنٹا پور کو آنا چاہیے, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یہ روکیں گے. اگر روکیں گے تو خبر بنے گی, پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو روک لیا. لیکن علی امین گھنٹا پور خود جانا نہیں چاہتے. ایک پارٹی کا
सरबराह उससे मिलना चाहता है, लेकिन सूबे का सरबराह कहता है कि मैंने नहीं मिलना। अब ये भी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दायर की थी, इसका सर कोई फॉलोअप नहीं है। हमें ये बताया गया कि दरख्वास्त दायर हो गई, उस पर दस्तखत नहीं थे। भाईजान दस्तखत अब कर लें, सुप्रीम कोर्ट से फॉलोअप करें, लेकिन कोई फॉलोअप नहीं। यहाँ पे इमरान खान की 49 के करीब दरखास्तें हैं, उसका भी फॉलोअप आपको नहीं मिलेगा, जिनको कंसोलिडेट किया जा रहा है। तो अली मीन गंडापुर नहीं चाहते कि इनकी इमरान खान से मुलाकात हो, और अगर हो गई तो यकीनन फिर हुक्म आएगा। खैर हुक्म तो आ गया है, अब देखते हैं कि इसके ऊपर अमल होता है या नहीं होता, क्योंकि अली मीन गंडापुर ने जानबूझ के अलीमा बीबी से और फिर ख़ानदान के बाकी लोगों से एक कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा किया हुआ है। ना बात होगी, ना पैगाम को सुनेंगे, और ना ही इसके ऊपर अमल जो है वो किया जाएगा। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं कि चंद वकला आज अडयाला के बाहर मौजूद है, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अली इजाज़ कहते हैं कि सुबह 9 बजे गेट के सामने हम मौजूद थे, हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी भी थी, लेकिन तोशा खाना पार्ट 2 केस में मुकदमे के अंदर हमें इसे अटेंड करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब ये चीफ क्या करेंगे? ये अपनी मर्जी के वकील, अपनी मर्जी के लोगों को खड़ा करके और ऐसी जरा करेंगे जिससे इमरान खान के केसेस में एक तो तेज़ी लाई जा सके और उन्हें सज़ा दी जा सके। तो एक और सज़ा की तैयारी है, और इसके साथ साथ ISF के सदर हैं जी रावलपिंडी के वकास, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी सब लोगों को वहाँ से रिहा कर दिया गया, लेकिन अभी तक वो लापता हैं। और फिर ये भी आज सवाल पार्टी के अंदर इस पर ज़रूर बहस हुई है। अलीमा खान के ऊपर हमला हुआ, तैयब बलोच ने हमला किया, आपने अलीमा खान के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जिसने हमला किया, जिसने सवाल किए, जिसे आज़ादी सहाफ़त और पता नहीं क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं, उसके साथ खड़े होकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। तो बैरिस्टर गौहर या बाकी लोग जो है सर, जो पार्टी के दुश्मन हैं, इनमें सर कोई फ़र्क नहीं है। तो इनको पहचाने, और इनके हवाले से यकीनन एक पैगाम जो है वो खान साहब की तरफ से आना बहुत ही ज़रूरी हो गया। अभी आपको ये भी खबर दें कि अडयाला में ज़ेरे तामीर ब्लॉक में काम के दौरान एक मजदूर करंट लगने से जाँ बहक हो गया, और मरने वाले मजदूर की शनाख्त शमशाद हुसैन के नाम से हुई, और उसे रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हस्पताल मुंतकिल किया गया। एक अफसोसनाक खबर थी, और मैं आपको ये भी खबर आपके साथ शेयर कर दूं कि हसन न्याजी साहब की जो दरख्वास्त है मिलिट्री कस्टडी, मिलिट्री कोर्ट की तमाम कार्रवाई और कोर्ट मार्शल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इस्तदा की गई है कि मुझे मिलिट्री कस्टडी में देने, मिलिट्री कोर्ट की तमाम कार्रवाई, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को कलअदम करार जो है वो दिया जाए, और हाई कोर्ट जेल से रिहा करने या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने पेश करने का हुक्म जो है वो दिया जाए। अभी ये भी आपको खबर दे दें कि अली मीन गंडापुर का पासपोर्ट जी ब्लॉक है, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलह बरामदगी केस की समाअत हुई, जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, और कहा गया कि हथकड़ियाँ लगाओ, गिरफ्तार करो, और 17 सितंबर को इसे तुमने मेरी अदालत में पेश करना है। 9 मई के बाद से जी अली मीन गंडापुर का पासपोर्ट ब्लॉक है, और अफगानिस्तान जाने की वो बात कर रहे थे, पासपोर्ट नहीं है, लेकिन वही कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर पासपोर्ट नहीं भी होगा तो हम जो है वो अफगानिस्तान ज़रूर चले जाएंगे। और इस तनाजुर में उन्होंने कहा, क्योंकि खान साहब का बार बार एक इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि आप जाकर लोगों से मिलें और इस मसले का कोई हल निकालें। व्यूअर्स, पंजाब से खबर है कि ओहदों की बंदरबांट है। पंजाब गवर्नर का मीडिया कोऑर्डिनेटर का ओहदा 7 करोड़ में बराए फरोख्त है जी। एक शहरी सामने आया और वो ये कहता है, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, वो ये कहता है कि मुझे ट्रैप किया गया, ओहदा नहीं दिया गया, यकीन दहानी कराई गई कि बिलावल से मुलाकात भी करेंगे, जरदारी साहब भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और 7 करोड़ का जी इसको चूना लगाया गया है। एक और भी खबर, ये तारिक मतीन जी, इन्होंने इसके ऊपर कमेंट भी किया, एक वीडियो शेयर की है। वो ये कहते हैं कि ये अमारात में बहरिया का फीता काटने वाला फंक्शन है, इसमें नून लीग के काफ़ी चेहरे आपको नजर आएंगे। इसको एक स्पीकर का बेटा चलाता है, ज़रा पहचानिए, पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, उनका दफ्तर इसी बिल्डिंग में है, जहां डिप्टी वज़ीर आज़म भी कारोबार चलाता है। सब कारोबार क्रिप्टो में हो रहा है, माल बाहर लेकर जाने वाले जा चुके, अब किसका हिसाब ले रहे हैं? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अब स्पीकर का बेटा कौन है जी? अयाज सादिक साहब के हवाले से कहा जा रहा है, अहमद अयाज सादिक। इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसके हवाले से। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ का जलालपुर का जी दौरा है, मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। खबर के मुताबिक सहाफ़ी उमर दराज गोंदल ने एक वीडियो शेयर की, जिसमें वो कहते हैं कि बाईपास पर मौजूद बहुत सारे कैंप्स और इनमें मौजूद मुतासिरीन को सुबह सुबह ज़बरदस्ती उठाकर दूर करम अली वाला की तरफ भगा दिया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल वाले कैंप में जहां हज़ारों लोगों के लिए, जहां कल पानी का एक कतरा नहीं था, हमने आप जैसे दोस्तों के ताउन से वहां पानी का इंतज़ाम किया। वहां बहस चल रही है कारपेट कहाँ डालना है, ग्रीन शीट नहीं मंगवा ली,
اور موقع پر موجود صحافیوں کے مطابق کسی کے بڑھاپے کا واحد سہارا تاحال پانی میں پھنسا ہوا تو کوئی اپنی کسی اور عزیز کے لیے دعائیاں دے رہا ہے۔ ایک شہری نے خان بیلہ میں 15 لاشیں تیرنے کا دعویٰ کیا۔ لوگ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور جلال پور پیر والا لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پرائیویٹ کشتیوں والے 22 لاکھ روپے لے رہے ہیں کیونکہ وہاں حکومتی عملہ غائب ہے۔ اب یہ 22 لاکھ والا کیا معاملہ ہے، اس پر مزید ہم تحقیقات جو ہیں وہ کریں گے اور یہ بھی آپ کے ساتھ ویورز جو ہیں وہ چیزیں مزید شیئر کریں گے۔ جلال پور پیر والا ڈی ایس پی جی معطل ہو گیا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق جلال پور پیر والا کے 1.5 لاکھ آبادی کو رسک میں ڈالنے کی ایک بڑی وجہ لیگی رکن اسمبلی ملک ناز کریم کی برادری کے 20,000 لوگوں کو بچانا ہے جو دریا کے قدرتی راستے دراب پور میں بیٹھے ہیں۔ ڈی ایس پی لطیف نے اس کی طرف اشارہ کیا اور دریا کے قدرتی راستے کھولنے کا کہا، مگر سیاسی دباؤ پر اس ڈی ایس پی کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ سر حالات ہیں یہاں پہ۔ شاہراہیں بھی ان کے obviously ان کی سیاست کی نظر ہو گئی۔ ایک ویڈیو کسی دوست نے شیئر کی ہے، سندھ حکومت نے کراچی میں جو شاہراہ بھٹو بنائی تھی، پتہ ہی چلا ہے کہ یہ شاہراہ بھی آدھی بیٹھ گئی ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح شاہراہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ کہ بلاول زرداری نے اس کا افتتاح کیا، اخباروں میں ٹیلی ویژن پر سڑک کے اشتہارات دیے گئے اور 2 ماہ کے بعد پہلی بارش میں شاہراہ بھٹو ایک جگہ سے بیٹھ گئی ہے۔ تو سر دس از پاکستان۔ میں آپ کو پہلے بھی ایگزامپل دیتا رہا ہوں۔ ایک پی ٹی وی پہ صبح ایک شو آیا کرتا تھا 50-50، اس میں ایک انگریز پاکستان کا دورہ کر رہا ہے اور وہ ہمارے جتنی بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، کرپشن ہے ارد گرد اور جو ہماری اپنی غلطیاں کوتاہی ہیں، جو مورالٹیز کے ایشوز ہیں ہمارے، تو وہ ارد گرد چیزیں آبزرو کرتا ہے اور پھر آخر میں لوگ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کام کیسے کروایا جاتا ہے۔ تو آخر میں نے ایک جملہ کہا کرتا تھا کہ واٹ اے کنٹری۔ تو سر واٹ اے کنٹری، یہاں کے لوگ، یہاں کی سرکار، یہاں کے حالات، سب کچھ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ سازش کر رہے ہیں۔ لوگ جب ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو وہ خدا بن بیٹھتے ہیں۔ یہ ایسے ہیں حکمران۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بہان۔